तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो दिस साइड सीए परिधि कोठारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए इंटर के ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होता है कि बेसिकली आजकल कुछ अटेम्प्ट्स से आईसीआई वेबिनार्स कंडक्ट करने लग गई है सब्जेक्ट वाइज, जहां पर वो हमें गाइड करती है, कुछ हिंट्स देती है। हम लाइक अभी जनवरी 25 अटेम्प्ट है, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ हिंट्स दे रखी है। कुछ ऐसे मिस्टेक्स रिपीटेटिवली जो स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीजें जो है वो इस अटेम्प्ट में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाती है। इस बार जो भी वेबिनार्स कंडक्ट हुए थे, हमें ये वेबिनार्स कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो बीओएस पोर्टल जो आईसीआई का, वहां पर अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप सर्च करोगे सक्सेस एट सीए एग्जाम्स कर तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही में इन्होंने ये सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखी है, तो इनका जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बट होता क्या है कि 1.5-2 घंटे की वीडियोस हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मैंने एक बहुत सिंपल सी चीज करी है, मैंने वो सारी वीडियोस को स्पीड पर कर देखा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके लिए नोट डाउन कर दिए। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको हर चीज जो है कि चैप्टर वाइज हमको क्या इंप्रूवमेंट करना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जो भी उन्होंने दिया वो हर चीज मैंने नोट डाउन कर लिया और मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको सेम वीडियो ग्रुप 2 के लिए भी चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सर, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपकी मदद जो है सीए फाउंडेशन से लेकर जब तक आप सीए बन नहीं जाते हो, इवन सीए के बाद भी मैं आपकी मदद जो है वो करती रहूंगी थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। सो डू सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं विद सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स। सबसे पहली चीज जो इन्होंने इसमें एम्फोसाइज करी है, एएस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। होता क्या है कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, चैप्टर्स बहुत सारे रहते हैं और हमारी प्रायोरिटी रहती है कि एक बार पहले चैप्टर्स खत्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर एएस की तरफ हो जाएंगे। तो एएस ऑफ कोर्स एक मेजर पोर्शन है हमारे सिलेबस का, 60 से 65 मार्क्स का पोर्शन एएस में से पूछा जाता है। उन्होंने एक स्पेसिफिक एएस का नाम लिया था एएस 14, जो कि अमालगमेशन वाला। अमालगमेशन एंड मर्जर दोनों इसी में है। अमालगमेशन में हम गलती क्या करते थे, परचेज कंसिडरेशन हमको निकालना रहता है। तो परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में आईसीआई मटेरियल में एक अलग अप्रोच है और जो फैकल्टीज हमें बताती है वो एक अलग अप्रोच से बताती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम फैकल्टीज की जो अप्रोच है वो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, बट होता क्या है कि स्टूडेंट्स स्टेप्स नहीं लिख रहे प्रॉपरली। तो अगर बहुत मुश्किल रहता है कि आपका पूरा क्वेश्चन लास्ट तक सही है, बट अगर आपने हर चीज जो है वो बताई नहीं है, कुछ चीजें डायरेक्टली कैलकुलेटर पर कर दिए, तो आप भले ही अपने फॉर्मूला से क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो तो आपकी जो भी स्टेप है उसमें स्टेप मार्किंग होगी। डेफिनेटली सारी स्टेप्स लिखो। वर्किंग नोट्स पे बेसिक ध्यान रखना है, क्योंकि वर्किंग नोट्स क्या होता है, हमारा रफ वर्क होता है, बट उसको रफ वर्क नहीं मानना है, क्योंकि वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं अलग से। इस चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक अगर हम बोले तो ट्रीटमेंट वाला, एक डिस्क्लोजर वाला और एक कैलकुलेशन वाला। अब स्टूडेंट्स जो है वो बेसिक इंटरप्रिटेशन में दिक्कत कर देते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, हम पढ़ते ही नहीं है, पूछा क्या है और हम आंसर किस चीज का लिख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी मार्क्स उस चीज के नहीं मिलेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एएस में जो भी थ्योरी वाला पार्ट रहता है उसमें आपको सेम हम लॉ में जिस तरह से अपने आंसर लिखते हैं वो वाली अप्रोच फॉलो करनी है। इसका मतलब 3 पार्ट्स में आपके आंसर डिवाइडेड होने चाहिए। सबसे पहले हमें प्रोविजन लिखना है, मतलब एएस क्या बोल रहा है, एएस के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो लीगल लैंग्वेज हमको जो है वो उसमें लिखनी है। सेकंड में हमको प्रोविजन और जो लाइक पूछा जा रहा है, हमारा फैक्ट्स ऑफ द केसेस और जो प्रोविजन है उसको कनेक्ट करना है, जो कि हम लॉ में करते हैं एज इट इज। और लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है, मतलब फाइनल आंसर आपको लिखना है। ये सेम अप्रोच हमें फॉलो करनी है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट का उन्होंने स्पेशली बोला है कि जो स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट रहता है उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट रहता है वो बहुत अच्छे से हमें करना है, और जो भी फेस ऑफ द बैलेंस शीट है उसको एक्चुअल में फॉलो करते हुए चलना है। और जो भी आपकी बेसिक कैलकुलेशन है उसके लिए कि वो डिजिट्स जो आपने लिखे हैं वो कहाँ से आपने डिराइव करे, वो सारे नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नोट्स का पार्ट बने। एएस के लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक चीज मेंशन करी थी कि आप चाहो ना तो आप एक चैप्टर छोड़ सकते हो भले ही, बट आप एक भी एएस छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हमारी प्रायोरिटी में से चैप्टर होते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, एएस होने चाहिए। अब जो भी एएस आप करना चाहते हो वो बहुत अच्छे से करो। पर्सनली मेरी तरफ से एक टिप ये रहती है कि जो भी एएस आपसे नहीं हो पा रहा, आपको मन कर रहा है कि यार अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जो चैप्टर्स आप एएस जो है वो छोड़ने जा रहे थे उनके रिविजन वीडियोस एटलीस्ट देख लो, क्योंकि उन्होंने साफ तरह से हिंट्स दिए कि जो एएस है उसी में से एमसीक्यूज जो है वो बनाए जाएंगे। जो सब क्वेश्चंस वाला पार्ट रहता है, छोटे नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं 3 या 4 नंबर के, वो सारे एएस में से आने वाले हैं। तो अगर ये बेसिक कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जहां पर हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो 16-16 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े, उसमें से कभी कभार हमको सिर्फ 3 या 4 नंबर ही मिलते हैं, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में ऐसी कुछ गलती हो जाती है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पूरा चीज जो है वो गलत हो जाती है। बट ये बेसिक कुछ पॉइंटर्स रहते हैं जहां से अब एएस जैसे
एस वाले क्वेश्चंस हो गए, यहाँ से हम इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आईसीए ने एक अच्छा काम इस बार ये करा है कि उन्होंने सारांश कर एक पीडीएफ अपलोड करी है हर सब्जेक्ट के लिए। सो अब अगर आप जाकर देखोगे आईसीए के बीओएस पोर्टल पर, तो सारांश कर आपको एक पोर्टल मिल जाएगा। वहां पर उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे, हर सब्जेक्ट वाइज के आपको साइड में दिख जाएंगे नोट्स। तो चैप्टर वाइज उन्होंने क्रक्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कुछ उसमें लिख रखे हैं। सो अगर आपने किसी चैप्टर को छोड़ा या फिर किसी चैप्टर को आप रिवाइज करना चाहते हो, तो आप उस पर जाकर डेफिनेटली कर सकते हो। अब बात आती है कि लॉ के लिए उन्होंने क्या बोला है। लॉ में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 में अमेंडमेंट्स आए, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस वाला और चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट का है। सो वो अमेंडमेंट पर आपको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि कम अमेंडमेंट है तो डेफिनेटली चांसेस है कि वहां से पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन। फिर उन्होंने बोला है कि जो अदर लॉस वाले चैप्टर्स रहते हैं, जैसे कि जनरल क्लॉसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, ये बहुत ही मार्क्स कवरिंग रहते हैं, बट इसमें लोग जनरलाइज करते हुए चीजों को लिख रहे हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि आपको याद करना होता है। मतलब वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि एज इट इज चीजें जो है वो याद होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने मन से लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का इक्वेशन फिक्स रहता है, उसमें 7 रूल्स रहते हैं। सो उसमें आपको फिक्स्ड पॉइंट्स बनाने के, अगर ये क्वेश्चन आया जो कि डेफिनेटली आने वाला है, मतलब इसमें कोई डाउट तो है नहीं हमें कि इस चैप्टर से आएगा या नहीं आएगा, आएगा ही सही। तो हमें वो पॉइंट्स याद रखने के, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको ये पॉइंट्स जो है एज इट इज लिखने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। लॉ में एक बेसिक दिक्कत क्या होती है, हमें लगता है कि हमारा एग्जाम्पशन आ जाएगा, बट बहुत कम नंबर हम स्कोर कर पाते हैं। यहाँ तक कि एयर वाले भी जो रहते हैं ना, वो भी 60-70 नंबर तक ही लॉ में ला पाते हैं। इसका कारण क्या है? लैंग्वेज इज द प्रॉब्लम। या तो हम चीजों को बहुत ज्यादा रट रहे हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो हम वहां पर लिख ही नहीं पा रहे हैं, या फिर हम चीजों को बहुत ज्यादा जनरलाइज करते हुए चल रहे हैं। हमें एक बैलेंस बनाना है। मतलब कीवर्ड्स, अगर आप कोई भी कीवर्ड लिख रहे हो एग्जाम में, तो आपको उसको हाईलाइट करना है। ये बेसिक पॉइंट है। बट होता क्या है कि वहां पे टाइम इतना कम पड़ जाता है ना, तो आपको साथों साथ करते हुए ये सब चीजें चलना है, तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। और बाद के लिए अगर आप रखोगे तो बाद में तो फिर ये चीजें कभी भी होती नहीं है। नेक्स्ट बात आती है, उन्होंने एक चीज लिखी है कि आपको अपना कोई भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसको फॉर्मेट में फॉलो करते हुए लिखना है। प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केसेस और कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए आपको याद रखना है कि 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, इससे बड़ा आपका कंक्लूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। और मूविंग विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में क्या होता है कि इनकम टैक्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जो भी फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे वो पीजीबीपी का आता है बड़ा क्वेश्चन, तो वहां पर हमको नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं जिसको हमको अलाउड डिसअलाउड कर फाइनल प्रॉफिट पर जो है पहुंचना रहता है, और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी रहती है। तो उन्होंने सबसे मेन बात ये बोली कि यहाँ पर हम प्लस माइनस का खेल कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे की। ये नेट प्रॉफिट है, हमें लग रहा है कि ये प्लस होना चाहिए, प्लस कर दिया, माइनस होना चाहिए, माइनस कर दिया। ऐसे नहीं करना, ये इनकम टैक्स से कोई खेल नहीं है। तो आपको बेसिकली बाहर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके फेस पे, क्वेश्चन का जो फेस है वहां पर आप एक लाइन लिखो और लिखो कि ये अलाउड होगा या फिर डिसअलाउड होगा करके प्लस माइनस कर दो। और फिर नीचे वर्किंग नोट्स में आपको हर चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है कि ऐसा करा तो क्यों करा, प्रोविजंस के हिसाब से कि प्रोविजन ये बोलता है, कैलकुलेशन फिर उसके नीचे आपको करनी है। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है टैक्स लाइबिलिटी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है कि बहुत रेयर चांस होते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी इंसान की सही निकल जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते वक्त गलती हो ही जाती है। और टैक्स लाइबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो और आप अपने 5 या 10 मिनट उसमें वेस्ट कर रहे हो। बहुत मुश्किल है कि जो प्रॉफिट आया फाइनल जिस पर आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो वो सही आया है। सो आपने उस पर इतनी मेहनत कर दी लेकिन उसके नंबर मिलने सर है, क्योंकि प्रॉफिट ही हो सकता है कि सही या फिर गलत है, हमें यही नहीं पता है। सो टैक्स लाइबिलिटी एक ऐसी चीज है जो कि लास्ट में कैलकुलेट करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम बचा तो कैलकुलेट करोगे कि बहुत कम चांसेस है कि वहां पर आपको नंबर मिल सकेंगे। अब बात ये आती है कि इनकम टैक्स में हमें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर कोई बेसिक चैप्टर है, जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, डिडक्शन वाला चैप्टर हो गया, तो ये चैप्टर ऐसा लगता है कि इनका मार्क्स कवरेज ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका अगर आप यूज देखो तो वो हर क्वेश्चन में आ रहा है। स्टार्टिंग में ही आपको लिखा हुआ रहता है कि ये बंदा रेसिडेंट है फिर नॉन रेसिडेंट है, और उसके हिसाब से उसमें प्रोविजन सारे एप्लीकेबल होंगे। तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम ये पता कैसे करेंगे कि रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नहीं। ये सब बहुत सारी चीजें होती है। सब इनकम टैक्स एक ऐसा एक्ट है जहां पर आपको हर चैप्टर का आइडिया होना चाहिए। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप किसी चैप्टर को छोड़ सको। अब बात आती है जीएसटी की। सो जीएसटी में कुछ चैप्टर्स कंफर्म रहते हैं, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। ये ऐसे चैप्टर्स है जो कि कंफर्म है, आईटीसी रजिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन आना ही है। अभी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है, ये चैप्टर आप चार्ट में से कर सकते हो। मतलब इसके लिए आपको होल डिटेल्ड बुक जो करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर उन्होंने एक चीज ये बोली थी कि बच्चों को प्रोविजंस याद है पर इन डेप्थ याद नहीं है। इसमें उनको पता है कि ये ऐसा होगा, बट अगर हमने थोड़ा सा भी उनको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया ना, वो दूसरी चीज लिख रहे हैं।
सबको इन डेप्थ पता होना चाहिए चीज के केस में क्या आएगा, वरना थोड़ा सा अगर आपका गलत हो गया तो उसमें पूरे मार्क्स जो आपके कट जाते हैं। टेक्स्ट में स्कोर करना इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपको अपने जो नंबर है वो सारे आईटीटी से कवर करने, और इनकम टैक्स में कंपैरेटिवली अगर आप चाहो थोड़ी कम मेहनत करो और आईटीटी पर जो ऐसा इतना ध्यान दो कि आपके पूरे 40 नंबर सिर्फ इसी से कवर हो जाए। साथ ही में मैंने बोला है कि वर्किंग नोट्स जो है वो टेक्स्ट में बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट में जो एकमात्र तरीका है स्कोर करने का वो सिर्फ है स्टेप मार्किंग। आपने किसी भी प्रोसेस को आपको लगा क्या में ऐसे ही होना चाहिए ना, तो उनको हर चीज बताना है। आपको ये समझना है कि जो चेक कर रहा है ना उसको ये भी नहीं पता है कि 1+1=2 होता है। सो वो इतनी सी चीज भी आपको लिख के बतानी है, यानी कि कहीं पर भी अगर आपकी जो फर्स्ट स्टेप है, मान लो कि अगर लास्ट में जाते जाते तो छोड़ो हमने कोई फर्स्ट स्टेप भी गलत कर दी, तो उसके ऊपर के एटलीस्ट हमें नंबर मिल जाए। डायरेक्ट डिजिट लिखने से क्या होता है, पूरे नंबर कट जाते हैं हमारे। तो उन्होंने बोला है कि बच्चे जो है ना वो 15 मिनट जो हमको स्टार्टिंग में मिलता है उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है, हमें साफ पता चलता है पेपर में कि जो स्टार्टिंग का पेपर है वो बहुत आराम से किया गया है, उसमें हर चीज ध्यान रखी गई है। लास्ट में आते आते पेपर छूट गया है, राइटिंग बिगड़ गई, बट वो हर चीज चल जाती है। बट होता क्या है, अगर आप स्टार्टिंग के 15 मिनट से टाइम मैनेज करते हुए चलोगे, हम क्या करते हैं पेपर आया हम स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि एक बार पूरा पेपर ब्राउज करके तो देख ले कि कैसा पेपर आया, इजी आया, टफ आया, हर क्वेश्चन पे से अपनी निगाह घुमा ले। पर स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट आप वो चीज करो और देख लो हर क्वेश्चन। लेकिन मेरा मानना क्या रहता है, पर्सनली मेरी टिप रहती थी कि 2 चीजें हमको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में करनी चाहिए। सबसे पहले बात तो 5 से 7 मिनट में आप एक बार स्कैन कर लो पूरा पेपर, क्या ये चैप्टर जो है ये मैंने करा नहीं था, इसका ये क्वेश्चन है तो ये तो मैं नहीं करूंगा। तो आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहली बात कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो। और सेकंड चीज आपको जो करनी है कि आपको एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में पूरा सॉल्व करके रख लेना है, यानी कि आपको सोचने का टाइम नहीं लगे। जैसे ही वो 15 मिनट्स ओवर हो ना, हम लिखने लग जाए, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट के अंदर हमारा एक क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाए। हम ऐसा नहीं हो कि 15 मिनट के बाद अब हम वापस सोच रहे कि यार ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना टाइम जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो नर्वसनेस जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज होने लग जाता है। उन्होंने बेसिक गलती बताई कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में एक सब क्वेश्चन इधर लिखा हुआ और एक सब क्वेश्चन अगर नेक्स्ट पेज पर लिखा हुआ है तो वो जो सब क्वेश्चन है वो देखना भूल जाते हैं। सो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अच्छे से देखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं रहा हो, और एक क्वेश्चन जो है अगर आप कोई सा भी नया क्वेश्चन स्टार्ट करो तो आपको नए पेज से स्टार्ट करना है। एक फिर बात आती है कि जहां पर भी डिजिट्स का काम रहेगा वहां पर अगर आपके पास पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि कितने डेसिमल तक आपको राउंड ऑफ करना है, तब सेम स्टेप को फॉलो कीजिए। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है कुछ तो भी, तो आपको क्या करना है, 4 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना चाहिए। ये आईसीआई का जनरल प्रिंसिपल है। एक लास्ट टिप मेरी ये रहेगी कि आप कुछ भी करो या फिर ना करो, बट एक बेसिक चीज लाइक कि जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनको एटलीस्ट कवर कर लेना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आईसीआई कुछ पेपर्स ऐसे पूछ लेता है जिसमें पूरा अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट डाला हुआ रहता है। तो अगर आपने अमेंडमेंट कवर नहीं करा ना तो पूरे पेपर में हमारा दिमाग वैसे ही खराब हो जाता है। और नेक्स्ट चीज के इस अटेम्प्ट की जो भी आरटीपी है उसको एटलीस्ट सॉल्व कर लेना। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ग्रुप 2 के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना मत